अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल मेथड्स इस चैप्टर का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स देखा था। हमने देखा था कि किस तरह से फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है उनको दो ग्रुप्स में बांटा गया है, स्केलर्स और वेक्टर्स। ओके, स्केलर्स का मतलब वो था जिनमें मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, और वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज़ थी जिनमें मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। ओके, किसी ने मुझसे ये पूछा कि क्या ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनमें डायरेक्शन हो लेकिन मैग्नीट्यूड ना हो। ओके, तो बड़ा मज़ेदार सा कंसेप्ट हो जाएगा अगर हम इसके बारे में सोचेंगे। तो आप सोचो, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन तो है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं है, तो ये मुमकिन नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि फिजिकल क्वांटिटी होती ही वो है जिसकी कोई वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड हो। दुनिया में वो तमाम चीज़ें जिनकी कोई मैग्नीट्यूड होती है उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मतलब बग़ैर मैग्नीट्यूड की कोई फिजिकल क्वांटिटी पॉसिबल नहीं है। तो ये जस्ट एक इमेजिनरी ख्याल है। तो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज़ के ये दो ग्रुप्स हैं। साथ ही साथ इनके अलग अलग हमने एग्जांपल्स देखे थे। जस्ट फॉर रिकॉल मैं एक ही एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा। जैसे स्केलर के अंदर हमने देखा था कि डिस्टेंस जो है उसको हम स्केलर कहेंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं है। चलो ठीक है, ये था स्केलर और वेक्टर्स के बेस पर फिजिकल क्वांटिटीज़ का डिवीज़न। अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने देखा था एक्चुअली कि वेक्टर जो है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो अगर हमको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक उसका जो एंड पॉइंट है वहाँ पर हम एरो लगा देंगे। ओके, अब आप गौर से देखिए, ये एक वेक्टर यहाँ पे तैयार हो गया। इस वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम कहेंगे टेल। उर्दू में हम इसे दुम कह सकते हैं, क्योंकि टेल का मतलब दुम होता है। और जहाँ एरो लगा है तो इसको हम कहेंगे हेड। हेड यानी ये सिर होता है। ओके, यानी उर्दू हिंदी में हम इसको सिर को हेड कहते हैं। तो ये एरो वाला जो पार्ट है तो ये एक्चुअली उसका सिर हो गया। ओके, ये टेल है और वो हेड है। इसी तरह से याद रखो कि टेल से लेकर हेड तक ये जो लेंथ है तो ये लेंथ एक्चुअली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ, और एरो जो है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। ओके, इतनी चीज़ें जो है ये वेक्टर्स के लिए हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि मान लो कि अगर कोई वेक्टर है हमारे पास जिसको हमने ए बार से रिप्रेजेंट किया है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखेंगे। मैग्नीट्यूड को लिखने का एक आसान तरीका ये है कि आप वेक्टर को लिख दो, उसका सिंबल लिख दो और उसके ऊपर बार मत लगाओ। तो अगर आपने उसके ऊपर बार नहीं लगाया तो ये जो सिंबल है तो एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है। इसी तरीके से मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है कि हम उस वेक्टर को दो पैरेलल लाइंस के बीच में लिख देंगे, और ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं इनको मॉड पढ़ेंगे। तो मॉड ऑफ ए बार, इसका मतलब ये होता है कि मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू ए। यानी कोई भी वेक्टर को अगर आपने दो पैरेलल लाइंस के बीच में लिख दिया और उसको पढ़े मॉड, तो मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, और वो मैग्नीट्यूड क्या है, ए है। तो किसी भी वेक्टर को हम यानी उसकी मैग्नीट्यूड को इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। ओके, चलो यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी ये सब कुछ देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ओके, मतलब वेक्टर्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं, कितनी किस्मों के होते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वेक्टर जो मैं लूँगा वो है ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर। ओके, अब आप देखो, समझ लो उसको एक बार। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप लोग याद रखो, दुनिया में जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, मतलब चीज़ों को गिनने वाले जो नंबर होते हैं, अगर हम उनकी एक लिस्ट बनाएं तो वो स्टार्ट होती है 1 से। जैसे कोई चीज़ अगर आपके पास है तो मान लो एक चीज़ है तो हम लिखेंगे 1। अगर वही चीज़ 2 मरतबा है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 मरतबा लिखेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास 0 मरतबा कोई चीज़ है। मतलब काउंटिंग नंबर जो है दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, और फिर उसके बाद क्या होता है, वो इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। लेकिन
यहाँ पर एक चीज़ अगर हम कंसीडर करें कि अगर आपके पास नथिंग मतलब कुछ ना हो, तो आप वहाँ पर ज़ीरो को कंसेप्ट करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। तो ज़ीरो का मतलब होता है नथिंग, एक ऐसा नंबर जहाँ पे कुछ ना हो, यानी जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट, जो कोई नहीं है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर ज़ीरो होता है। मतलब नथिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय ज़ीरो, ओके, या ज़ीरो रिप्रेजेंट्स नथिंग। ये जो ज़ीरो है तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है, नथिंग, मतलब कोई कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको पता है कि ये नथिंग जो है ये बहुत कुछ होता है। चलो ठीक है, तो जो मामला नंबरों के अंदर ज़ीरो का होता है, वैसा ही मामला वेक्टर्स में भी है। वेक्टर्स के अंदर भी एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो होती है, ओके, द वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड। तो जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगी उसको हम लोग बोलेंगे ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओ बार से या ओ एरो से। यानी ओ के ऊपर, ओ का मतलब एक्चुअली ओ जो है वो ज़ीरो जैसा दिखता है, इसलिए हम लोग उसको ले लेंगे यहाँ पर ओ उसका सिंबल हो जाएगा और उसके ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि वो एक वेक्टर है। तो इस तरीके से ये बन गया ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर ओ बार। और अगर मैं मैग्नीट्यूड के हिसाब से इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बार इज इक्वल टू ज़ीरो, ओके। तो ये कंसेप्ट आप लोग ध्यान में रखिए। ये हो गया पहला वेक्टर। समझ में आया सब लोगों को? तो इसको बराबर आप नोट डाउन करते रहो। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर मींस द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। चलो ठीक है, ये हो गया पहला वेक्टर यानी जीरो वेक्टर। इसके बाद नंबर 2, सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। अब सवाल आता है कि यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे? तो आप लोग देखो, जो नंबरों के अंदर यानी दुनिया में जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं उनमें वन जो है वो एक बहुत ही खास नंबर है। और इसमें क्या क्या खासियतें हैं, तो आप लोग एक चीज़ देखो कि अगर मान लो दुनिया का कोई नंबर x ले लिया जाए और उसको अगर 1 से डिवाइड कर दिए तो आंसर खुद वो नंबर x आता है। इसी तरह से अगर मान लो कोई नंबर x ले लिया जाए और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो भी वही आंसर, वो नंबर खुद ही 1, वो नंबर खुद x जो है वो आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है वो उसमें एक ख़ास चीज़ है, एक यूनिकनेस है उसके अंदर। तो ऐसा ही एक वेक्टर भी होता है। वेक्टर के अंदर हम लोग इसको इस तरह से बोलेंगे कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ओके, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। ओके, अब यहां पर यूनिट वेक्टर है तो चलो थोड़ी देर के लिए मैं उसको रिप्रेजेंट कर देता हूं स्मॉल लेटर में u से। अब सवाल ये आएगा कि ये तो वेक्टर है इसलिए इसके ऊपर बार लगाना चाहिए, लेकिन ये एक स्पेशल वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है यानी उसकी मैग्नीट्यूड 1 बताना है। तो इसके लिए हम इसके ऊपर एक नया सिंबल बताएंगे, हम उसके ऊपर ऐसे वाला बार लगाएंगे। आप याद रखो इस चीज को कैप कहा जाता, कैप यानी टोपी, ओके। और ये यूनिट वेक्टर की पहचान होती है। अगर आपने जैसे मान लो अगर आपने ए लिखा और उसके ऊपर अगर आपने ऐसा कैप बना दिया तो इसका मतलब हो जाएगा ए जो है वो यूनिट वेक्टर है, ए यूनिट वेक्टर। इसको क्या पढ़ेंगे? ए यूनिट वेक्टर। अगर कोई वेक्टर एक्स है और उसके ऊपर ये टोपी लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि वो एक्स यूनिट वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगी। ओके, क्लियर? तो यहां पर आप याद रखो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका रहेगा उसके ऊपर, उसके सिंबल के ऊपर आप कैप लगा दो। अब यहां पर एक और चीज हम लोग समझ लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर है जिसका नाम है ए बार, ओके। अब ये जो वेक्टर है ए बार, सपोज करो कि ये वेक्टर ये वाला है, यहां से यानी ये उसकी टेल है, ये उसका हेड है और ये वेक्टर ए बार है। जाहिर है अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू ए। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, मान लो कि ये डायरेक्शन के अंदर एक यूनिट वेक्टर भी है, तो मैं यहां से एक यूनिट वेक्टर स्टार्ट कर देता हूं और यहां एंड कर देता हूं। सपोज करो कि ये जो मैंने छोटा सा जो वेक्टर बनाया इसका नाम ए है और ये यूनिट वेक्टर है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। तो क्या इन दो लोगों में कोई रिलेशन हो सकता है? तो डेफिनेटली हो सकता है। क्या रिलेशन होगा आप लोग देखो, उसके लिए हमको वापस हमारे पुराने जो नंबर सिस्टम है उस पर आना पड़ेगा। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि अगर कोई नंबर x है और आप उसको उसी नंबर से अगर आप डिवाइड कर दो तो आंसर 1 आ जाता।
या फिर अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर x है और उसको आप 1 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा x, और अगर ये x को आपने इधर ही वापस ला लिए तो आपका जो मामला हो जाएगा वो ये होगा कि x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1। मतलब अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दिए तो आंसर 1 आता। तो यही वाला कंसेप्ट यहां भी यूज करेंगे। ये किस तरह से होगा आप देखो, यहां पर ये वाले वेक्टर, ये एक नॉर्मल वेक्टर है, एक आम किस्म का एक वेक्टर है a बार, जनरल वेक्टर है। ओके, और इस वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर ये एक यूनिट वेक्टर है। तो हम क्या करेंगे यहां पर कि ये यूनिट वेक्टर की अगर हमको वैल्यू लेना हो तो हम इसकी वैल्यू इस तरह से लेंगे कि जो वेक्टर हमारे पास है यानी a बार वेक्टर, उसको डिवाइड कर देंगे उसी की मैग्नीट्यूड से। यानी अगर आपने किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, तो जो आपको वेक्टर मिलेगा वो यूनिट वेक्टर होगा। और ये कंसेप्ट हमने कहां से लाया, सिंपल नंबरों से लेकर आए। यानी कोई भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करे तो आंसर 1 आता, इसीलिए कोई भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करे तो आंसर यूनिट वेक्टर आता। यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर, यानी जो वेक्टर आप बात कर रहे हो उसी की डायरेक्शन में आने वाला यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये कंसेप्ट था यूनिट वेक्टर का। चलो ठीक है, इसी को हम और डिटेल में आगे भी पढ़ने वाले हैं जब हम वेक्टर्स की डिटेल्स में जाएंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप का वेक्टर। ओके, अब हम लेते हैं नंबर थर्ड, तीसरे नंबर पर इक्वल वेक्टर्स। ओके, अब देखो इक्वल वेक्टर्स किसको बोलेंगे। मान लो कि आपने एक वेक्टर बनाया इस तरह से और इसका नाम रख दिए a बार, और एक दूसरा वेक्टर आपने बनाया इस तरह से, इसका नाम रख दिए b बार। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये a बार और b बार दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं तो आप नहीं बोलेंगे, नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये वेक्टर तो छोटा है और ये वेक्टर बड़ा है। ओके, देखने में ही समझ में आ रहा है कि इसकी लेंथ ज्यादा है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और इसकी लेंथ कम है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड कम है। तो ये दोनों तो इक्वल वेक्टर हो नहीं सकते। इसका मतलब ये होगा कि इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे, तो आप लोग खुद उसका अंदाजा लगा सकते हो। इक्वल वेक्टर्स आर द वेक्टर्स विच आर इक्वल। एकदम सिंपल, द वेक्टर्स विच आर इक्वल। यानी दो वेक्टर्स को आप इक्वल वेक्टर उस वक्त कहोगे जब वो इक्वल होंगे। अब ये इक्वल काय में होंगे, तो इक्वल का मतलब यहां पर दो चीजें आएंगी। नंबर 1 मैग्नीट्यूड इक्वल होना, नंबर 2 डायरेक्शन भी इक्वल होना, सेम डायरेक्शन होना, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। तो अगर दो वेक्टर्स, ओके, अब आप डेफिनेशन याद रखो इक्वल वेक्टर्स की, इफ द टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इक्वल इन डायरेक्शन। यानी अगर दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो ऐसे दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कहा जाएगा। चलो ठीक है, यहां पर अब हम इसी चीज को देख लेते हैं एक बार। तो मान लो कि एक वेक्टर हमने इस तरह से बनाया, इसका नाम रख दिए a बार वेक्टर, और अब मैं यहां पे इससे बिल्कुल पैरेलल एक दूसरा वेक्टर बना देता हूं, ऐसे सेम बिल्कुल पैरेलल इसलिए मैंने बोला क्योंकि हमको सेम डायरेक्शन में लेना है। मान लो कि ये b बार वेक्टर है और यहां पर हमको ये बोला जाए कि a बार वेक्टर इज मॉड ऑफ a बार वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ b बार वेक्टर, और क्योंकि दोनों की डायरेक्शन भी सेम है इसका मतलब a बार इज इक्वल टू b बार। यानी अब हम बोलेंगे कि a बार वेक्टर इज इक्वल टू b बार वेक्टर। तो दो वेक्टर्स इक्वल हो सकते हैं। ओके, ये हो गया इक्वल वेक्टर्स के बारे में। चलो अब हम इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट देख लेते हैं। अगला जो टाइप हमको देखना है नंबर 4, वो है निगेटिव वेक्टर्स। ओके, निगेटिव वेक्टर्स को आप अनइक्वल वेक्टर्स भी बोल सकते हो, लेकिन स्पेशली अब क्योंकि उसका नाम ही निगेटिव वेक्टर्स है इसलिए उसको ध्यान में रखो। देखो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं। मान लो कि एक वेक्टर ये है a बार और दूसरा वेक्टर बिल्कुल उससे पैरेलल इस तरह से है लेकिन वो ऐसा है। ओके, मान लो कि ये b बार है। तो अब आप एक चीज देखो कि ये दो वेक्टर्स के अंदर एक खास बात ये नजर आ रही है कि मॉड ऑफ a बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ b बार, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन a बार जो है उसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है और b बार की जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट है, मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी है। तो अगर हम इनकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट। तो अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, उनको बोलेंगे निगेटिव वेक्टर्स। तो निगेटिव वेक्टर्स आर द वेक्टर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर्स
जो मैग्नीट्यूड में एक जैसे हों लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हों, उनको निगेटिव वेक्टर्स कहा जाता है। ओके, तो ये हो गई निगेटिव वेक्टर्स की डेफिनेशन, मतलब ये अगला टाइप हो गया हमारा। अब और आगे बढ़ाते हैं अगली चीज, नंबर 5 पैरेलल वेक्टर्स। ओके, अगली हेडिंग आप लोग भी नोट करते जाएं बराबर, पैरेलल वेक्टर्स। अब आप देखो पैरेलल नाम से समझ में आता, दो लाइन जो है, जैसे रेलवे लाइन आप लोगों ने देखा है, रेलवे लाइन की जो पटरियां होती हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। ओके, तो ऐसी दो लाइनें जो आपस में क्रॉस ना करे उनको पैरेलल लाइंस बोलेंगे। तो वही वाला कंसेप्ट वेक्टर्स का आएगा। ऐसे दो वेक्टर जो एक दूसरे को क्रॉस ना करे उनको बोलेंगे, मतलब क्रॉस ना करे मतलब एक दूसरे के साथ पैरेलल हो। तो चलो एक वेक्टर मान लो मैंने ये बना दिया ए बार। ओके, अब मैं इससे पैरेलल में यहां पे एक दूसरा वेक्टर बना देता हूं बी बार। तो अब हम बोलेंगे कि ए बार एंड बी बार आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ओके, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता तो हम तो इक्वल वेक्टर्स बोल देते थे उनको, लेकिन फिलहाल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इनको हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स। इनको लिखने का तरीका ऐसा होगा, ए बार पैरेलल टू बी बार, यानी ए बार वेक्टर जो है वो पैरेलल है। ये पैरेलल का सिंबल है जो आप लोग ऑलरेडी पहले यूज करते थे। ओके, तो ए बार इज पैरेलल टू बी बार। ये कहानी हो गई पैरेलल वेक्टर्स की। अब यहां पर एक चीज देखो आप लोग, अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, यानी इन दो लोगों के बीच में एंगल कितना है, तो अगर हमको इनके बीच का एंगल लेना हो तो आप याद रखो कोई भी दो पैरेलल लाइंस, उनके बीच में जो एंगल बनता है एक्चुअली वो जीरो होता है। क्योंकि जैसे आप देखो एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन ऐसी है, तो यहां पर आप बोलेंगे कि ये एंगल बना हुआ है, लेकिन अगर आप इस लाइन को उठाकर इस पर ही ला के रख दो, पैरेलल कर दो उससे, एकदम उसके ऊपर ला के रख दो, तो आप क्या होगा, अब जब आप इस लाइन को इस पे ला के रख दोगे तो एंगल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इन दो लोगों के बीच का जो एंगल है इट इज ऑलवेज 0 डिग्री और 0 रेडियन। तो ये एक बहुत खास बात आप याद रखेंगे कि अगर कोई दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो वो दोनों उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमेशा 0 होता है। चलो ठीक है, अब एक और खासियत ले लेते हैं हम कि यहां पर आप एक चीज देखो, हमको दिख रहा है यहां पर कि बी बार वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इट इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। ओके, थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि मान लो कि बी बार वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो ए बार वेक्टर से सपोज कर लो कि वो डबल है। चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि ये रियल में डबल नजर आए। ओके, तो अब ये बड़ा है उससे और डबल है। अगर इन दोनों की मैग्नीट्यूड डबल है, मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। ओके, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि बी बार वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बार, यानी जो बी बार वेक्टर है वो एक्चुअली क्या होगा, ए बार वेक्टर से डबल। तो मैग्नीट्यूड डबल है मतलब वो वेक्टर डबल है। ओके, और इसी चीज से हमको एक चीज और समझ में आती है और वो ये है कि किसी भी वेक्टर को आप एक नंबर से, मतलब स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये आपको समझ में आया, यहां पर ए बार इज ए वेक्टर और 2 क्या है, वो एक सादा नंबर है, स्केलर नंबर है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी वेक्टर से। तो एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल हो सकता है, जैसे कि यहां पे आपको नजर आया बी बार वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बार। क्लियर? तो ये एक चीज थी यहां पर कि पैरेलल वेक्टर जो है वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब उसके अंदर हम उन दोनों को आपस में किसी स्केलर, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उनको उनकी मैग्नीट्यूड को और उनको बताया जा सकता है। चलो ठीक है, तो ये थी कहानी पैरेलल वेक्टर्स की। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अगली जो टाइप है, अभी हमारे शायद 4 हो गए थे, तो चलो 5वें नंबर पे अगला वेक्टर हम लेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। अब सवाल ये आएगा कि एंटी पैरेलल किसको कहेंगे, तो एकदम आसान सी बात है। मान लो कि एक वेक्टर ऐसे जा रहा है ए बार, ओके, और दूसरा वेक्टर ऐसा है, ये है बी बार। और अब आप देखो कि ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग है और डायरेक्शन अपोजिट है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि डायरेक्शन अलग अलग है, ओके, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि डायरेक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर। जब ये कहानी होंगी दो वेक्टर्स के बीच में, तो अब हम बोलेंगे
कि दे आर एंटी पैरेलल, मतलब अब जो ए बार और बी बार वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। ओके, साथ ही साथ यहां पर एक और चीज देखो आप लोग कि अब इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल के बारे में अगर हम सोचें तो यहां पर ये मामला कुछ ऐसा हो जाएगा। मान लो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से एक वेक्टर ऐसे गया, ये ए बार वेक्टर, और इसी स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरा वेक्टर ऐसे चला गया, ये बी बार वेक्टर। तो फिर इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा? तो ये एंगल होगा। ओके, और ये एंगल कितने का है? 180 डिग्री और पाई रेडियन। क्लियर? ये रेडियन को जनरली ऐसा सी लिखते हैं उसके ऊपर। ओके, तो कोई भी दो वेक्टर्स अगर एंटी पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री या पाई रेडियन होगा। आप डेफिनेशन याद रखो, इफ द डायरेक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स आर अपोजिट, यानी अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी तब हम उनको एंटी पैरेलल बोलेंगे। और साथ ही साथ यहां पे याद रखो कि मैग्नीट्यूड का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा, मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट। हाँ, एक और चीज है, अगर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तब हम उनको एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर्स बोल देंगे, यानी इन दैट पर्टिकुलर केस वो दोनों एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर्स होंगे। अब सवाल आएगा कि अभी फिलहाल ये ए बार और बी बार ना तो ये एंटी पैरेलल तो हैं, उनकी मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है। सपोज करो कि बी बार मैग्नीट्यूड की बी बार जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड डबल है ए बार की मैग्नीट्यूड से। ओके, तो अब हम मैग्नीट्यूड का जो मामला है, यानी बी बार की मैग्नीट्यूड ए बार की मैग्नीट्यूड से 2 गुना है, डबल है। तो अगर ये मैग्नीट्यूड डबल है तो अब हम इसको वेक्टर्स में कैसे लिखेंगे? तो अब हम वेक्टर्स में उसको ऐसा लिख सकते हैं कि बी बार इज इक्वल टू -2 टाइम्स ए बार। ओके, याद रखो कि नंबर जैसे इससे पहले मैंने आपको 2 से मल्टीप्लाई करके बताया था, तो अब हम वैसे ही -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ए बार और बी बार की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हमने यहाँ पे माइनस साइन लिया है। ओके, क्लियर? तो दो वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल उस वक्त होंगे जब हम उनको इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी बार इज इक्वल टू -x मल्टीप्लाइड बाय ए बार। यहां पर याद रखो x जो है वो कोई भी एक सादा नंबर है। ओके, और माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रही है अपोजिट डायरेक्शन को। चलो ठीक है, तो ये था एंटी पैरेलल के ताल्लुक से, इतनी चीज़ें हो गई। ये अलग अलग टाइप्स के वेक्टर जो हैं ये सब इन सब की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये सब बीच बीच में आते रहेंगे। जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे उनके बीच का एंगल 0 आएगा, जब वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे उनके बीच का एंगल 180 डिग्री आएगा। ओके, अगली टाइप ले लेते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ओके, अब आप लोग देखो परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या हो सकते हैं, किसको बोलेंगे? एकदम सिंपल है, 2 लाइन परपेंडिकुलर हो सकती है। सपोज करो आपने एक वेक्टर ये लिया ए बार, अब आपको दूसरा वेक्टर ऐसे लेना पड़ेगा बी बार। ये कहीं और से भी ले सकते हो, लेकिन मैंने उसको दोनों का टेल जो है एक जगह ले लिया हूं। जाहिर है जब दोनों के बीच का एंगल देखेंगे तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, तो ऐसे वेक्टर्स को हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहेंगे। मतलब इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार इज 90 डिग्री देन दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ओके, अब ऐसे वेक्टर्स की खास बात क्या होगी? तो याद रखो अभी हम जब हम बढ़ेंगे उस वक्त आप याद रखो कि हम लोगों ने सिंपल नंबरों के अंदर जो परपेंडिकुलर लाइंस के अंदर आप लोग याद करो कि एक लाइन ये परपेंडिकुलर ऐसे परपेंडिकुलर है और उन दोनों को अगर आपस में कनेक्ट कर दिए तो यहाँ पर ये 90 का एंगल बनेगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और इसके अंदर पाइथागोरस प्रिंसिपल अप्लाई हो जाता है। तो वो सारी कहानी जो है वो एक तरह से यहाँ भी रिप्रेजेंट होगी, यहाँ वापस वो आएगी लेकिन थोड़े से बदलाव के साथ में। ओके, चलो ठीक है, तो ये थी कहानी। 3 अलग अलग टाइप के वेक्टर हो गए, पैरेलल वेक्टर, उसके बाद एंटी पैरेलल वेक्टर, और अब हमने देखा परपेंडिकुलर वेक्टर। और परपेंडिकुलर वेक्टर जो है उनका बीच का एंगल 90 डिग्री है। ओके, चलो और आगे बढ़ाते हैं। अगली चीज़ सपोज करो, अगला जो टाइप है 7 नंबर पे वो है कोलीनियर वेक्टर्स। अब आप गौर करो, कोलीनियर वेक्टर नाम से समझ में आता, को यानी साथ में, लीनियर मतलब लाइन पर। ओके, तो कोलीनियर वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन पर हों। तो सपोज करो कि ये एक लाइन है, ओके, स्ट्रेट लाइन। आप याद रखो ये लाइन इज ऑलवेज इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये बहुत लंबी लाइन है, ये इधर ऐसी कहीं है, ये इधर कहीं है। ये एरो का मतलब ये वेक्टर्स बिल्कुल नहीं है। ओके, एरो से आप उसमें कंफ्यूजन में नहीं आना। अब इस लाइन के ऊपर मतलब
कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये एरो को हटा ही देता हूँ। तो ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा एक वेक्टर बैठा हुआ है, एक ग्रीन कलर का वेक्टर। ओके, चलो ये एक वेक्टर इसके ऊपर बैठा हुआ है यहाँ पे, मैं इसका नाम रख देता हूँ ए बार। और अब मैं एक दूसरा वेक्टर ले लेता हूँ यहाँ पर, इस जगह पर ये रेड कलर का एक ये दूसरा वेक्टर है, यहाँ पर मान लो कि ये बी बार है। तो अब आपका क्या ख्याल है, कैसे नज़र आ रहे दोनों भी? अलॉन्ग द सेम लाइन। ओके, तो ऐसे दो वेक्टर जो अलॉन्ग द सेम लाइन हो उनको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। अगर आप थोड़ा सा और गौर से देखो तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, क्योंकि इस वेक्टर को पैरेलल यहाँ इमेजिन कर सकते हैं आप लोग ऐसे। ओके, तो ये पैरेलल लाइन्स ही, पैरेलल वेक्टर्स ही हैं, लेकिन कोलिनियर वेक्टर जब हम बोलेंगे तो हम उनको इस अंदाज में रिप्रेजेंट करेंगे। टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स अगर वो दोनों एक लाइन में होते हैं। तो इफ द टू वेक्टर्स लाई अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन में अगर रहते हैं वो कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। क्लियर? ये हो गई हमारी अगली टाइप। चलो और आगे बढ़ाते हैं कि अगला कौन सी टाइप का वेक्टर हो सकता है। तो 8वां पॉइंट, कोप्लेनर वेक्टर। ओके, अब आप लोग देखो कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर जो है नाम से समझ में आ जाता है कि वो जो वेक्टर है वो एक प्लेन में होना चाहिए। ओके, सपोज करो कि ये जो बोर्ड है वाइट बोर्ड, इस वाइट बोर्ड की प्लेन में मैंने यहाँ एक वेक्टर बनाया और इसका नाम रख दिया ए बार। ओके, और इसी वाइट बोर्ड की प्लेन के अंदर मैंने एक वेक्टर यहाँ बना दिया बी बार। अब आप जैसा देख रहे हो दोनों भी रैंडम टाइप के वेक्टर्स हैं, ये इधर जा रहा है वो इधर जा रहा है, ये कुछ अलग है, इसकी मैग्नीट्यूड कुछ अलग है, इसकी मैग्नीट्यूड कुछ अलग है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है, कोई मतलब सिमिलैरिटी वगैरह कुछ कोई ऐसा वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन एक ख़ास बात यह है कि दोनों वेक्टर्स जो हैं वो एक ही प्लेन में हैं, इस प्लेन में। ओके, तो अगर दो वेक्टर्स एक प्लेन में आते हैं तो हम उनको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, इफ टू वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन देन दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स। अब आप एक मज़ेदार बात देखो, मान लो कि आपने दुनिया के दो अलग अलग वेक्टर्स लिए, कोई भी दो वेक्टर्स लो आप। ओके, एनी टू वेक्टर्स, दुनिया के कोई भी दो वेक्टर्स लो। ओके, आप लोग देखेंगे कि एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ये सबसे खास बात है कि अगर आपने कोई भी दो वेक्टर्स लिए, कैसे भी लो आप लोग, कोई भी डायरेक्शन में लो, किधर भी लो, तो आप देखेंगे कि वो दोनों वेक्टर्स को एक ही प्लेन में बनाया जा सकता है। ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, नहीं बिल्कुल हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप इमेजिन करो ये दो अलग अलग, मान लो कि मैंने ये दोनों दो पेन जो है ये दोनों को मैंने ये बोर्ड में रख दिया हूँ, तो दोनों क्या हुए, दोनों को प्लेनर हो गए, एक प्लेन में आ गए। अगर मैं इन दोनों को हटाकर यहाँ ले लेता हूँ, ऐसा बना लेता हूँ, तो अभी भी तो ये दोनों एक ही प्लेन में है। इस मर्तबा इनकी प्लेन ये ऐसी है। ओके, ये वाली प्लेन में आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो वेक्टर जो हैं, एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। तो ये एक वर्ड, ये चीज़ याद रखो आप, एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। कोई भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। ओके, अब मामला आएगा दो से ज़्यादा वेक्टर्स का। चलो उसको भी देख लेते हैं। सपोज करो कि आपने अलग अलग वेक्टर्स बनाए, एक वेक्टर ये वाला लिए ए बार, एक दूसरा वेक्टर ले लिए बी बार, एक तीसरा वेक्टर ले लिए सी बार। क्या ये लोग कोप्लेनर हैं? तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि ये इस वाइट बोर्ड में बने हुए हैं। वाइट बोर्ड में बने हुए हैं इसलिए, यानी वाइट बोर्ड की प्लेन में बने हुए हैं इसलिए ये तीनों के तीनों कोप्लेनर हैं। ओके, लेकिन अब ये हमेशा सही होगा ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ए बार वेक्टर इस प्लेन में हो और बी बार वेक्टर प्लेन के सामने हो और सी बार वेक्टर प्लेन के बैक साइड में हो, यानी कहीं भी बनाया जा सकता है, आड़े तिरछे किधर भी। तो तीन वेक्टर का कोप्लेनर होना जरूरी नहीं है। एनी थ्री वेक्टर्स में बी कोप्लेनर और दे मे नॉट बी, यानी हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। जैसे हमने गारंटी के साथ बोले थे अभी थोड़ी देर पहले दो वेक्टर्स के बारे में कि दो वेक्टर्स जो हैं वो हमेशा कोप्लेनर होंगे, लेकिन तीन वेक्टर्स के बारे में नहीं बोल सकते। तीन वेक्टर जो हैं वो कोप्लेनर हो भी सकते और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये था मामला कोप्लेनर वेक्टर्स का। चलो ठीक है, ये हो गई हमारी टाइप नंबर 8। चलिए और इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते। अगला एक नाम ले लेते हैं नंबर 9 पर,
कॉन्करेंट वेक्टर्स। अब आप देखिए इसका मतलब क्या होता है। कॉन्करेंट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स को कहेंगे जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर ये एक पॉइंट है और यहाँ से एक वेक्टर ए बार ऐसे गया। ओके, एक दूसरा वेक्टर है जो इधर चला गया बी बार, एक तीसरा वेक्टर है जो ऐसे चला गया सी बार, एक चौथा वेक्टर है जो ऐसा चला गया डी बार। तो आप लोग देखो कि तमाम वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए, यानी जिनका टेल जो है वो एक साथ हो, एक ही पॉइंट पर हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कॉन्करेंट वेक्टर्स कहते हैं। तो कॉन्करेंट वेक्टर्स आर द वेक्टर्स हैविंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट। ओके, यानी एक पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाले, एक पॉइंट से निकलने वाले जो वेक्टर्स हैं वो कॉन्करेंट वेक्टर्स होते हैं। तो ये थी टाइप नंबर 9। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अगला जो टाइप चलिए 10वें नंबर पर 10वीं टाइप का जो वेक्टर है हम उसको ले सकते हैं पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर। अब यहाँ सवाल आएगा कि पोलर वेक्टर मतलब क्या। पोल्स जिसमें पोल हों। ओके, और पोल का मतलब होता है सिरा, यानी हेड एंड टेल। तो सिंपल सी चीज़ है, पोलर वेक्टर अगर रिप्रेजेंट करना हो तो मैं उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ये वाला जो पॉइंट होगा तो ये होगा उसका टेल, और ये जो है तो ये होगा उसका हेड। तो जैसे जनरल अभी तक हम लोगों ने जिस तरह के वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, एक्चुअली वही वाले वेक्टर्स जो हैं वो पोलर वेक्टर्स हैं। अब इसमें ख़ास बात क्या है, तो आप याद रखो पोलर वेक्टर्स का मतलब होता है द वेक्टर्स हैविंग ट्रांसलेशनल इफेक्ट। ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर मोशन। ओके, तो अगर कोई वेक्टर ट्रांसलेशनल मोशन दिखाता हो, ट्रांसलेशनल इफेक्ट या लीनियर मोशन वाला इफेक्ट अगर कोई दिखाता है तो उसको हम कहेंगे पोलर वेक्टर। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर है तो वो एक्चुअली पोलर वेक्टर है। उसी तरह से लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, ये सब के सब पोलर वेक्टर्स होंगे, क्योंकि ये सब के सब ट्रांसलेशनल मोशन दिखाते हैं। तो ऐसा वेक्टर जो लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन या ट्रांसलेशनल इफेक्ट दिखाता हो उसको हम बोलेंगे पोलर वेक्टर। ओके, तो ये थी कहानी पोलर वेक्टर्स की। अब और एक टाइप का वेक्टर हम ले सकते हैं 11वां नंबर, 11वां पॉइंट। अगला वेक्टर होगा एक्सियल वेक्टर। ओके, आप लोग देखो ये वर्ड एक्सियल जो है ये एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कहीं तो भी इसमें एक्सिस आ रही है, और जब एक्सिस की बात आती है तो ऑटोमेटिक एक्सिस ऑफ रोटेशन का मामला आ जाता। ओके, तो चलो ये वेक्टर को समझ लेते हैं कि एक्सियल वेक्टर बेसिकली किस टाइप का वेक्टर होता है। तो आप सबसे पहले तो डेफिनेशन आप याद रखो। एक्सियल वेक्टर का मतलब होगा द वेक्टर विच हैज़ रोटेशनल इफेक्ट, मतलब ऐसा वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को दिखाए उसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल वेक्टर। अब इसकी क्या मतलब हुआ है ना, ये इस चीज़ का मीनिंग क्या होगा, किस टाइप के वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो आप लोग देखो बहुत सिंपल सा मामला है। मान लो कि आपने एक ऐसी कोई एक बॉडी ली है। ओके, कोई भी एट रैंडम एक सॉलिड एक बॉडी है, एक हार्ड बोर्ड इमेजिन कर लो आप, एक पुट्ठा है मान लो, उसको आपने यहाँ सुराख किया और उसको एक ऐसे खीले से लटका दिए, और अब यहाँ से आपने कुछ दूरी के ऊपर एक पॉइंट पी लिया और इस पर एक फोर्स अप्लाई कर दिए। ओके, क्या क्या करें एक बार फिर साथ समझ लो आप लोग। एक हार्डबोर्ड जैसी एक बॉडी लिए, उसमें सुराख किए, उसमें उसको एक खीले से, ये जो है ये एक खीला है यहाँ पर। ओके, और इस नेल से मतलब इस खीले से उसको ऐसा लटका दिया उसमें सुराख में, और यहाँ से कुछ दूरी पर मतलब आर डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट पी लेकर एक फोर्स अप्लाई कर दिए। तो जब आप ये फोर्स यहाँ अप्लाई करोगे तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे जाएगा और इस तरह से ये रोटेट होगा। और अगर ये रोटेट होगा तो ये जो खीला है ऐसा परपेंडिकुलर टू बोर्ड, ये खीला जो है इट बिकम्स एक्सिस, मतलब एक्चुअली ये जो खीला है तो ये क्या है यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे ये जो रोटेशन जो हो रहा है, तो रोटेशन का जो इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है
वो इन दो लोगों पे डिपेंड करेगा, यानी एफ पर भी और आर पर भी। आर जो है वो भी एक वेक्टर है, एफ जो है वो भी एक वेक्टर है। तो अगर मैं यहाँ पे आर बार क्रॉस एफ बार अगर लेता हूँ, ओके, ये क्रॉस का क्या मतलब है वो डिटेल में हम आगे चल कर लेंगे। तो हमको एक क्वांटिटी मिलेगी जिसको हम टॉर्क कहते हैं, और उसको हम टॉ बार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो वेक्टर है टॉर्क, यानी यहाँ पर ये जो इफेक्ट ऑफ रोटेशन जो आया वो टॉर्क की वजह से आया, या ये बॉडी रोटेट इसलिए हुई क्योंकि उसमें टॉर्क एक्ट हुआ। फोर्स अकेले एक्ट होने से वो इफेक्ट नहीं आएगा। फोर्स अगर अकेली एक्ट करेगी तो उसकी वजह से लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन आ जाएगा, ओके। लेकिन अगर फोर्स के साथ में ये वाला वेक्टर भी हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला वेक्टर भी हो, तो दोनों का जो क्रॉस बनेगा वो होगा रोटेशन, और रोटेशन वाला जो वेक्टर है वो टॉर्क है। तो यहाँ पर आप याद रखो कि ये जो टॉर्क है, अगर हम इस टॉर्क की डेफिनेशन, इस टॉर्क की अगर आप डायरेक्शन लेना चाहो तो वो डायरेक्शन ऐसी आएगी, इस खीले के साथ में, मतलब इस एक्सिस के साथ में, अलोंग द एक्सिस, ओके। और अलोंग द एक्सिस ये जब आया, जब यहाँ पे ये रोटेशन आपको दिखा है, यानी रोटेशन इस बॉडी के रोटेट होने के बाद अलोंग द एक्सिस आपको ये टॉर्क वाली चीज नजर आई, तो ये जो वेक्टर आपको मिला अलोंग द एक्सिस, इसको बोलेंगे एक्सियल वेक्टर, ओके। ये मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश किया, आगे चलकर ये डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी फिलहाल जैसा मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि अगर कोई बॉडी जो है वो रोटेट होती है, जैसे मान लो अगर कोई चीज़ जो है वो इस तरह से रोटेशन में है, इस तरह से रोटेट हो रही है, तो उसकी जो एक्सिस है, उस एक्सिस के साथ में जो फिजिकल क्वांटिटी जाएगी, जो वेक्टर इस एक्सिस के साथ में जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल वेक्टर, ओके। सिंपल वे में आप याद रखो कि एक्सियल वेक्टर इज द वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स रोटेशनल इफेक्ट, मतलब किसी बॉडी के रोटेशन के इफेक्ट को जो दर्शाता हो। अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है और फिर उसमें से अगर कोई वेक्टर जो है वो आप बता रहे हो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ में जो वेक्टर जाएगा डेट इज एक्सियल वेक्टर। अब सवाल आएगा कि ऐसे कितने वेक्टर है दुनिया में, ओके। तो याद रखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का वेक्टर होता है, क्योंकि और ये कन्फ्यूजन भी होता है इसके अंदर बहुत सारी मर्तबा। तो आप याद रखो कि एक्सियल वेक्टर्स जो हैं उनकी अगर अलग अलग हम एग्जांपल अगर लेना चाहें तो उसके अंदर आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके अलावा एंगुलर मोमेंटम, उसके अलावा टॉर्क, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले। तो ये सारी जो एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स है जो रोटेशनल मोशन में रिप्रेजेंट, यानी रोटेशनल मोशन के इफेक्ट को जो रिप्रेजेंट करेंगे, उन तमाम वेक्टर्स को हम एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं, ओके। तो ये थी कहानी अलग अलग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में जो कुछ भी मैंने आप लोगों को अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बताया, ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। अब आखिरी में वापस हम चलते हैं उस पॉइंट पर जो हमने शुरू में भी देखा था। वो पॉइंट है यूनिट वेक्टर्स का। मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर्स का मतलब है द वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1, ओके। यानी अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर u है, ओके, तो हम ये बोलेंगे कि उसका जो मॉड है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी 1। तो मॉड ऑफ u कैप विल बी 1, यानी यूनिट वेक्टर वो है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, ओके, जब हम डायरेक्शंस की बात करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डायरेक्शंस जो है वो 3 ही होते हैं। और वो 3 डायरेक्शंस कौन से होंगे तो वो आप लोग देखो, हम यहाँ पर इस तरीके से, यानी अगर ग्राफिकल वे में अगर हम बात करें तो एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऐसी, ये होगी एक्स एक्सिस। यहाँ से वर्टिकल में हम y ले लेंगे, और एक हम ऐसी एक्सिस बना सकते हैं, ये ऐसे, यानी यहाँ से बोर्ड से ऐसी परपेंडिकुलर सामने निकला हुआ। अब वो सामने निकला हुआ तो बना नहीं सकते, यानी उसको तो हवा में बनाना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है बनाना, इसलिए मैं उसको यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ। आप याद रखो कि ये जो z एक्सिस है एक्चुअली ये ऐसी नहीं है जैसी दिख रही है, ये ऐसे है। ये आप उसको, ये पेन को इमेजिन कर लो, ये जो पेन आपको दिख रहा है तो ये पेन ऐसी डायरेक्शन में है, ये हमारी z एक्सिस है। तो जब हम पूरी दुनिया के अंदर पूरी स्पेस को अगर हम देखना चाहें तो स्पेस को हम ये 3 अलग अलग म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस से इमेजिन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि इन दो लोगों के बीच का एंगल क्या होगा तो ये एंगल होगा 90।
अगर इन दो यानी y और z के बीच का एंगल देखेंगे तो ये भी 90 होगा, अगर x और z के बीच का एंगल देखेंगे तो ये भी 90 होगा, मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स तो बहुत सारे होंगे, यूनिट वेक्टर का मतलब है वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, वो किधर भी हो सकता है, आड़ा टेढ़ा किधर भी, उसकी मैग्नीट्यूड 1 रहेगी, लेकिन डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यूनिट वेक्टर्स में से, यानी दुनिया में जितने भी इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स होंगे उनमें से 3 बहुत ही खास यूनिट वेक्टर हम सिलेक्ट कर लेंगे। एक यूनिट वेक्टर हम सिलेक्ट करेंगे ये डायरेक्शन में अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, एक यूनिट वेक्टर हम लोग ये डायरेक्शन वाला सिलेक्ट करेंगे, और एक यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन वाला सिलेक्ट करेंगे। इस वेक्टर को, मतलब जो वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में रहेगा, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से। तो आई कैप इज ए स्पेशल यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ऐसी वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होगा हम उसको जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो जेड एक्सिस वाला रिप्रेजेंट होगा उसको हम के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में यूनिट वेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स आर देयर, लेकिन स्पेशली डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो 3 यूनिट वेक्टर्स बहुत ही खास होते हैं, आई, जे और के। और इनमें क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है यूनिट वेक्टर्स हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के इज इक्वल टू 1। मतलब ये तीनों की जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई वो भी 1 होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ जे वो भी 1 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ के वो भी 1 होगा। ओके, अब इन 3 लोगों को यूज़ करके हम आगे क्या क्या करने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, अलग अलग टाइप के जो 10-11 टाइप के वेक्टर्स हम लोगों ने देखा, वो आपको समझ में आ गया होगा और आपने नोट डाउन भी उसको कर लिया होगा। चलिए आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।